हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो EMRS KVS NVS जो काव्य भाग है हमारा उसकी क्लास नंबर 5 है। और हमने गद्य साहित्य EMRS TGT हिंदी के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कर लिया है। आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और अगर आपको हिंदी साहित्य की कंप्लीट PDF PYQ के साथ चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके नाम मात्र का शुल्क देकर आप हिंदी साहित्य की जो PDF है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारा जो टायर 1 है उसकी एग्ज़ाम डेट तो आ ही गई है। पहले हमें उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें पहले उस पर ध्यान देना है, बाद में हमें हिंदी साहित्य है वो करना है। तो फिर चलिए आज शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमने पिछली क्लास में है कहाँ तक कर लिया था। हमने पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था कि गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि की जो रचना है वो वर्तेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। यहाँ तक हमने कर लिया था कि कौन से कवि ने किसको प्रथम कवि और प्रथम रचना माना है, तो वो हम सब कर चुके हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब जो हमारे क्या दे रखे हैं, लेखक दे रखे हैं, जो उनको पढ़ते हैं। कवि उनकी डिटेल है जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, वही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है। तो सबसे पहले हमारे कवि आते हैं स्वयंभू। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का आदि कवि, अपभ्रंश का आदि महाकवि भी इनको कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को। इनकी रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पौमचरिव, ऋटनेमी चरिव और स्वयंभू छंद। देखिए पौमचरिव इनकी रचना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये राम कथा पर आधारित है और इसके 5 खंड है। कितने? 5। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। ये पौमचरिव के क्या है? 5 खंड है। आगे देखिए, इस ग्रंथ में कुल कितनी? 90 संधियाँ, यानी अध्याय को क्या बोला गया है? यहाँ पर संधियाँ बोला गया है। और स्वयंभू इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए थे। इसको उनके पुत्र जो त्रिभुवन है उनको उसने पूरा किया था। कौन से ग्रंथ को? पौमचरिव को। और जो राम कथा पर क्या है? आधारित है। यह अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। कैसी? कड़वकबद्ध रचना है। छंदों की जो निश्चित संख्या होती है उसके बाद छंद बदल देने को, ये कड़वा नहीं आएगा, यहाँ पर कड़वक आएगा। कड़वक कहते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? कड़वक आएगा। और इसमें क्या है? 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा दिया गया है। ये क्रम पूछा जा सकता है, जैसे सत्य असत्य में पूछा जाएगा 4 लाइनें देकर, तो उसमें यहाँ पर 7 चौपाइयों की जगह 5 चौपाइयाँ आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। पौमचरिव किसकी है? स्वयंभू की। आगे देखिए, ऋटनेमी चरिव, इसका संबंध कृष्ण काव्य से है। देखिए उसका संबंध राम काव्य से है, इस रचना का संबंध किससे है? कृष्ण काव्य से है। और हरिवंश पुराण पर आधारित ये रचना है। आगे देखिए, पुष्यदंत या पुष्यदंत। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु की उपाधि दी। बताइए कौन से कवि ने स्वयं को अभिमान मेरु की उपाधि दी? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कौन है? पुष्यदंत है। इन्हें अपभ्रंश का व्यास, देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर आपसे पूछा जाता है तो वो स्वयंभू है। और व्यास और भवभूति पूछे जाते हैं अपभ्रंश के, तो वो कौन है? पुष्यदंत है। इन्हें कवि कुल तिलक काव्य रचनाकार की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाषा की जड़ कहा। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। भोला शंकर व्यास ने पुष्यदंत, दंत आएगा, की तुलना कवि माघ से की है। राजस्थान के हमारे कवि हैं माघ, संस्कृत के, उनसे की है भोला शंकर व्यास ने। किसकी? पुष्यदंत की। यह आरंभ में शैव थे और बाद में जैन धर्म में दीक्षित हो गए। इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी है। पुष्यदंत की महापुराण मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। वह कुमार चरिव, जसहर चरिव और कोश ग्रंथ। महापुराण में जैन धर्म के 63 महापुरुषों का क्या है? जीवन वर्णित है। वह कुमार चरिव और जसहर चरिव ये दोनों ही खंड काव्य हैं। ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए। क्या है? ये दोनों खंड काव्य हैं। आगे देखिए, योगेंदु मुनि के बारे में पढ़ते हैं।
उनकी रचनाएं हैं योगसार आएगा यहाँ पर, और परमात्म प्रकाश, ये दोनों ही रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ इन्हीं दो कृतियों से माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इन दो कृतियों से योगसार परमात्म प्रकाश किसकी है, योगेंदु की, ये हमारी रचनाएं हैं। आगे देखिए, धनपाल की रचना भविष्य दंत कथा है, और राम सिंह की पाहुड़ दोहा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अब्दुल रहमान संदेश रासक इनकी प्रसिद्ध रचना है, और ये एक खंड काव्य है। हिंदी में जो षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ हुआ वो संदेश रासक से माना जाता है। संदेश रासक किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की। संदेश रासक किसी मुसलमान कवि द्वारा रचित हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है। ये एक दूत काव्य है। कैसा है, दूत काव्य है। कौन सा, संदेश रासक। आगे देखिए, जिन दत्त सूरी, इनका जो ग्रंथ है जिन दत्त सूरी का, वो देखते हैं, उपदेश रसायन रास। कौन सा ग्रंथ है, उपदेश रसायन रास। 80 पद्यों का यह ग्रंथ अपभ्रंश रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास किसका है, जिन दत्त सूरी का। नगेंद्र ने अपने साहित्य इतिहास में 7 कवियों और उनकी रचनाओं का विवेचन अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत किया है। वो 7 रचनाएं हमारी कौन कौन सी हैं, 7 कवि वो कौन कौन से हैं, स्वयंभू है, पुष्य है, धनपाल, जोइंदू, राम सिंह, अब्दुल रहमान, जिन दत्त सूरी। ये क्या है, नगेंद्र ने 7 कवियों और उनकी रचनाओं का विवेचन अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत किया है। किसने, नगेंद्र ने। और रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत 5 कवियों का, देखिए नगेंद्र ने तो 7 का किया है और रामचंद्र शुक्ल जी ने 5 का। वो कौन है, हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर सारंगधर। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग याद होने चाहिए। 7 कवि किसके अनुसार हैं, नगेंद्र के अनुसार, और 5 किसके अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसमें, अपभ्रंश काव्य परंपरा में। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। हेमचंद्र की जो रचनाएं हैं, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। और देसी नाममाला, कुमारपाल चरित, सोमप्रभ सूरी, ये है इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। और मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। विद्याधर क्या है, इनका कोई भी प्राप्त नहीं है, इनकी कोई रचना प्राप्त नहीं है। माना जाता है कि प्राकृत पेंगलम में कुछ पद संकलित हैं। सारंगधर की रचना कौन सी है, हम्मीर रासो इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश की रचना परंपरा की समाप्ति हम्मीर रासो से मानी है। किससे, हम्मीर रासो ग्रंथ से मानी है। और इसके रचनाकार कौन है, सारंगधर है। इसमें जो रणथंभोर नरेश हम्मीर की वीरता का वर्णन है, किसमें, हम्मीर रासो में। हम्मीर रासो अप्राप्य ग्रंथ है। इसके 81 पद प्राकृत पेंगलम में क्या है, मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। किससे, छंद शास्त्र से, जिसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है, प्रश्न है हमारा। इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जन, बब्बन के पद क्या है, संकलित है। अब पढ़ते हैं जो आदिकालीन साहित्य है उसका वर्गीकरण, और ये नगेंद्र के अनुसार है। और इनका वर्गीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है आदिकाल का। पहला इन्होंने बांटा है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लोक साहित्य और गद्य साहित्य। इनके अलग अलग कवि आपको याद होने चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम 3 को साहित्य की सीमा से बाहर रखा। प्रथम 3 हमारे कौन से हैं, सिद्ध, नाथ और जैन। पूछा जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन से 3 को क्या है, साहित्य से बाहर रखा, तो सिद्ध, नाथ और जैन। उन्होंने जिस युग में साहित्य लिखा उस समय तक आदिकालीन गद्य रचनाएं वो सामने नहीं आई थी। अब शुरू होता है हमारा सिद्ध साहित्य। इसको डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और सिद्ध साहित्य को मैं एक वीडियो में ही कंप्लीट करवा दूंगी। और इसके प्रमुख कवि कौन हैं, फिर इसके PYQ कैसे हैं, तो वो सारे एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। इसी तरह से हम जल्दी ही हमारा हिंदी साहित्य कंप्लीट करने वाले हैं। और आप वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।